आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे अभी एंड आई एम गोना शेयर यू माई एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर ये वीडियो शेयर कर सकते हो ना तो प्लीज़ शेयर करना। शायद ये वीडियो शेयर होने से बहुत लोगों को ये चीज़ पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नहीं हो पाया और क्या क्या ट्रेजेडीज़ हुई थी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैं पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मेरे सेंटर पे क्या हुआ था और प्रोसीजर क्या है, सीजीएल मीन्स कैसे होता है वहाँ पे। मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अंदर बुलाया जाता है, क्या करवाया जाता है, कैसे चेहरा मैच कराया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, लाइव फ़ोटो, क्या 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 कितने सारे चेक इन्स होते हैं, कैसे आपको बैठाया जाता है, एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट होता है, क्या इंटरफेस होता है, सब कुछ मैं बताऊँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आई एम गोना शेयर यू माई एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। और इतना मतलब एग्ज़ाम का कंडीशन इतना ज़्यादा बुरा था। आई एम गोना शेयर यू कि कैसे एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होता है एंड हुआ किस तरीके से, क्या गलतियाँ हुई। और शायद सिर्फ मेरे सेंटर पे नहीं, ये गलतियाँ बहुत सारे सेंटर्स पे हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मैंने अपना चैनल रिज्यूम किया है। लाइक 1-2 महीने से आई वॉज़ नॉट पोस्टिंग एनी वीडियोज़। और क्योंकि मतलब मेरे अंदर थी ना, आई वॉन्ट टू क्रैक इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। 2024 जून में मेरा जाके ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, जून में हमारा रिज़ल्ट आया था एंड फाइनली आई वॉज ग्रेजुएटेड जून 2024। मुझे तो लगा था कि मैं फॉर्म भी अप्लाई शायद नहीं कर पाऊँगी, बट लकीली मेरा रिज़ल्ट पहले आ चुका था अगस्त से पहले एंड मतलब मैं अपना फॉर्म अप्लाई कर पाई और प्री भी निकल गया। बावजूद कि 24 सितंबर सेकेंड शिफ्ट वॉज टू मच हार्ड, बट फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे बहुत ज़्यादा, कुछ मॉडरेट लेवल के थे। जो मॉडरेट लेवल के थे वो मैंने सॉल्व कर लिए थे और लकीली आई गॉट सेलेक्टेड एज यू ऑल नो। तो मैं मेंस में कल अपीयर करने गई थी और 18 को मेरा एग्ज़ाम था कल। सो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मतलब मेरे दिल में था कि मैं मेंस निकाल लूँ, उसके बाद मैं आप सबको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। क्योंकि एक होता है ना, इंसान को बिलीव होता है कि सामने वाला जो मुझे बता रहा है ना वो खुद कुछ कर चुका है, तो उसमें ज़्यादा आपको भी सेटिस्फेक्शन होती, मुझे भी सेटिस्फेक्शन होती कि येस, कि मैं सही आदमी हूँ आपके लिए और मैं बता सकती हूँ। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होती कि मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। सो अभी मेरा कल मेंस था और मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरा पूरा रिव्यू मैं देती हूँ कि कल क्या हुआ और कितना ट्रेजेडी कल हुआ। सो बेसिकली सबसे पहले आपको मेंस का पैटर्न तो पता ही होगा, जो नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल पैटर्न की तरह एसएससी चली नहीं। ऑल्दो मैं एसएससी की गलती कह सकती हूँ, बट वो सेंटर की गलती थी। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स में अगर 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं तो उसमें प्रेजेंट 25 to 26 स्टूडेंट्स होते हैं। मैक्सिमम 50-55 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट ही होते हैं सारे। बट मेंस में अगर जितने सीट है ना उतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कल हुई क्या, हमारा सबसे पहले ना हम जाते हैं, तो जब सेंटर के अंदर हम जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में एक गार्ड चेक करता है सबसे पहले एडमिट कार्ड वगैरह, एंड देन जब हम अंदर जाते हैं ना एडमिट कार्ड चेक करवा के, तो मेटल सेंसर से हमें पूरा चेक किया जाता है। तो मैं कल रबर बैंड लगा के गई थी एंड मैं जैकेट पहन के गई थी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और पटना की ठंड और भी बहुत ज़्यादा थी, पॉल्यूशन के कारण बोल सकते हो या किसी भी चीज़ के कारण। तो सबका जैकेट उन्होंने खुलवा दिया, लाइक रबर बैंड पूरा खुलवा दिया। मेरा पूरा बाल खुल गया था, मैं पूरे बाल को चोटी करके गई थी ताकि मुझे बालों से डिस्टर्बेंस ना हो। तो पूरा बाल खुलवा दिया, सारी लड़कियों का जैकेट्स खुलवा दिया। मैं एक लॉकेट पहन के गई थी माता रानी का, तो वो मेटल का था। तो जब आप अंदर आ जाते हो ना चेक करवाने के लिए, एडमिट कार्ड चेक करवा के, तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते सेंटर से, आपको आउट कर दिया जाएगा। सो मैं क्या कहते हैं, जब बाहर नहीं जा सकती थी पर मैं वो लॉकेट खोल के कहीं रख भी नहीं सकती थी। पिछले मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया है, निकाला है, सीजीएल का टियर 1 दिया है, उसमें मैं 2 सेंटर्स पे भी तक गई हूँ। तो दोनों में उस लॉकेट को मैं पहन के ही अंदर गई हूँ एंड उस पर वो टेप लगा देते हैं, वाइट कलर का पेपर टेप होता है, उसको वो पूरा लपेट देते हैं ताकि वो मेटल आपके बाद, उसके बाद वो मेटल काम नहीं करेगा। अगर किसी भी चीज़ से, अगर चीटिंग के पर्पज़ से किसी ने वो रखा हो तो वो काम नहीं करेगा।
सो क्या हुआ था ना कि उसमें दोनों में लगा तो मुझे था कि इसमें भी वही होगा, एंड देवर लाइक इतना उन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और मैं सोच के गई थी कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, एकदम खुशी खुशी जो बोलना है, मुझे अपने दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है एग्ज़ाम से पहले। वो बोल रहे थे कि आप डायरेक्टर से पूछवा तभी अंदर जाने देंगे। मैंने बोला मैम अगर आप रख सकती हैं मेरा लॉकेट तो आप रख लीजिए, मैं आके ले लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खोल देती हूँ। फिर उन्होंने पूछा, बोला नहीं पूछ लेते हैं, पूछ के उन्होंने उस पर टेप लगा के मुझे पहले अंदर जाने दिया। एक बार उन्होंने मेरा जैकेट खुलवाने के लिए मुझे भेजा, फिर उन्होंने मेरा रबड़ खुलवाने के लिए, मतलब एक बार में दे वर नॉट गिविंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। फिर जब मेरा जैकेट खुला ना तो मैं देख रही हूँ कि 2-3 लड़कियाँ जैकेट के साथ अंदर जा रही हैं। मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉपर नहीं था कि आप नहीं जा सकते हो, किसी को जाने दे रहे थे किसी को नहीं। फिर मैंने जैकेट खुद भी पहन लिया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, और फिर इस बार मुझे जैकेट के साथ जाने दे दिया। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि उनकी मिस मैनेजमेंट थी, उनको खुद क्लियर नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें उन्होंने इतना लेट कर दिया ना, हमारा एग्ज़ाम 9 बजे से शुरू होने वाला था, जो हमारा एग्ज़ाम शायद 9:30 तक अंदर रूम में जाते हैं ना हम, जब हमें रूम नंबर मिल गया, सीट नंबर हमें बाद में मिलता है। पहले हम रूम पहुँचे, मेरा 3rd फ्लोर पे था। हम रूम जब पहुँचे तो वहाँ पे सबसे बुरी बात तो क्या होती है ना कि अभी तक मैं जहाँ तक गई हूँ ना तो क्लासरूम के अंदर वॉशरूम होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको 2-2.5 घंटे वहाँ बैठना है, तो आपको वॉशरूम ज़रूर जाना है, पानी पीना है, चाहे आपको वॉशरूम जाना है, आपको करके बैठना है। तो वहाँ पे रूम के अंदर नहीं था, और जब क्लास से अंदर सबको ले लिया उसके बाद बोलते हैं कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ी टेंशन तो आधे बच्चों में ये चीज़ की थी। सो उसको भी नेगलेक्ट करके हम लोग सोचे कि कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो 2-2.5 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर हम लोग अंदर गए, फिर वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कम से कम 3 से 4 बार लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लेता है, हमारा लाइव फ़ोटो कैप्चर करता है कि जो बच्चा एडमिट कार्ड, कम से कम 2 आदमी वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड को चेक करेगा, आपका फेस को मैच करेगा एडमिट कार्ड से कि आप वही बच्चे हो या फिर आपकी जगह कोई और देने आया। 2-3 आदमी चेक करेगा उसको। उसके बाद आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन 2-3 बार लिया जाएगा, आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करके उसमें सेव किया जाएगा कि कौन बच्चा एग्ज़ाम देने आया था। और सेंटर में बहुत सारे कैमरे होते हैं, वहाँ पे रूम में बहुत सारे चारों तरफ कैमरेज भरे होते हैं, तो चीटिंग वगैरह का कोई स्कोप ही नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे भी होना भी नहीं चाहिए। बट उसके बाद जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, अटेंडेंस बन गया, हमारा थंब इम्प्रेशन ले लिया, लाइव फ़ोटो ले लिया, उसके बाद हमें मिलता है सीट नंबर। एडमिट कार्ड पे लिख दिया जाएगा कि आपका सीट नंबर कौन सा है। तो सीट नंबर हमें मिल गया, उसके बाद हम जाके बैठ गए अपनी सीट पे। मुझे मिल गया था, मेरा सीट नंबर 107 था। मैं सीट नंबर 107 पे बैठ गई। प्रॉपर एक चेयर होता है, एक सिस्टम होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, आराम से आप बैठो। एक पेन मिलता है जो कि वही देते हैं पेन, और आपको एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखना नहीं होता है वरना आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन में। फिर जब हम बैठ गए ना तो उसमें प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को एक कमीशन शीट दिया जाता है। इतना बड़ा एक शीट होता है कमीशन शीट, उस पर आपको अपना कंप्यूटर पे, जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हो ना, जिस सिस्टम पे, ऑटोमेटिकली उस पर आपका फ़ोटो शो करेगा, आपका नाम शो करेगा, आपका रोल नंबर शो करेगा। वो सबके सिस्टम पे करता है सीट एलोकेट होने के बाद। तो मैं बैठी, ठीक है। फिर वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस जब पढ़ते हो ना, एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है, जब आप लॉगिन करते हो, आपका बर्थ डेट जो होता है ना वो आपके एडमिट कार्ड में पासवर्ड बना के लिखा हुआ होता है। आप उसमें रोल नंबर डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, तो लॉगिन होता है। तो उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस में एक लाइन दी हुई होती है वहाँ पे, वो आपको कमीशन शीट में वो हूबहू लाइन लिखनी होती है। अपना नाम लिखना होता है, अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना होता है 2 जगह, एंड अपना साइन 2 जगह करना होता है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एवरीथिंग लिखना होता है। आपको कमीशन कॉपी सबमिट हो जाती है। उसके बाद फिर आपको अटेंडेंस के लिए फिर से कॉपी होती है एक, वहाँ पे एक प्रॉपर रजिस्टर, उसमें आपको फिर से लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना है। उसके बाद वहाँ पे भी साइन करना है, अपना नाम लिखना है। एंड जब ये सब प्रोसीजर ख़त्म होता है ना तब हमें मिलती है शीट मिलती है, रफ़ शीट मिलती है, जो कि चार्ट पेपर, असली वाला जो चार्ट पेपर होता है ना उसका हाफ होता है वो। सो मतलब वो मिलती है आपको, रफ़ के लिए मिलती है, एक पेन मिलता है। तो वो हमें नहीं दिया गया, रफ़ शीट हमें नहीं दिया गया, क्योंकि अभी ना ही कमीशन कॉपी हमारे पास आया था सबमिट करने के लिए, सब कुछ लिखने के लिए, ना ही हमारे पास अभी तक रजिस्टर आया था हमारा अटेंडेंस उसमें दोबारा बनाने के लिए। लाइव तो अटेंडेंस बन गया हमारा स्टार्टिंग में ही, बट दोबारा अटेंडेंस बनता है वो नहीं हुआ था, कॉपी वाला कुछ भी नहीं हुआ था। अभी हम लोग बैठे थे, अभी वो लोग सबका रजिस्ट्रेशन ही कर रहे थे, लाइव अटेंडेंस ही ले रहे थे अभी सबका, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे और उनके पास स्टाफ की कमी थी, जो कि बहुत बहुत गंदी बात है। सो उसके बाद क्या हुआ ना कि शायद 9:30 बज गया, हमारा एग्ज़ाम 9 बजे से शुरू होना था, 9:30 बज गया, अभी तक शायद 2-3 बच्चे और बचे थे, रजिस्ट्रेशन ही हो रहा था, अभी रूम में सबको आप बुला ही रहे थे वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब हम लोग बैठे ना तो
तो एसएससी की तरफ से आ जाता है वहाँ पे स्क्रीन पे, नाउ यू कैन स्टार्ट योर एग्ज़ाम। आप ओके क्लिक करोगे एंड उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होते हैं, आई अबाइड ऑल द रूल्स करके उसको टिक करना होता है कि आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस मान रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही करोगे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ओके करने के बाद। सो क्या है ना कि बहुत बच्चों ने ना वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे हमारे सेंटर पे कि आपको भी ओके प्रेस नहीं करना है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे और बहुत बच्चों ने उसको प्रेस कर दिया। हमारे पास कॉपी नहीं थी, रफ शीट नहीं था, कुछ भी नहीं था और बहुत सारे बच्चों के स्टार्ट हो चुके थे एग्ज़ाम और मैंने अभी तक ओके प्रेस नहीं किया था, तो मेरा एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर मेरे बगल में एक लड़का था, उसने बोला कि तुम्हारा टाइम, जो एसएससी की तरफ से टाइम स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारा टाइम बैकग्राउंड में रन कर रहा है, जो तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा वरना तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। मैं पहली बार गई थी देने के लिए और मैं इतनी पैनिक हो गई। एक तो मैं सुबह से अपने आप को शांत कर रही थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, पैनिक मत करना, पैनिक मत करना। एंड सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि मैंने स्टार्ट कर दिया वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद अब शीट लाया ही नहीं था स्टाफ जाके वहाँ से, बाहर से शीट था ही नहीं रूम में। अब वो शीट लाने जाए, 5 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, 8 मिनट हो गया, शीट नहीं मिल रहा है, सब घबरा रहे हैं। उस वक्त क्या था ना, हमें रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना था, बट इतनी घबराहट वहाँ हो गई थी ना, उसके लिए भी आपको पेन कॉपी चाहिए लिटरली। लाइक जब शीट अंदर लेके आया वहाँ का स्टाफ ना रूम में, सब बहुत ज़ोर से हल्ला करने लगे, पेपर दो, पेपर दो। हाँ, तो जब वो शीट लेके आए ना रूम के अंदर कि अब सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो ऑलमोस्ट हमारा 11 मिनट 12 मिनट जा चुका था। हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके थे। पता है, मैं थी इस कंडीशन पे आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरा मेन्स अब नहीं होगा और मैं मतलब लिटरली मैं रोने लगी थी। फिर ये तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त क्या हुआ कि उसके बाद जब वो शीट लेके अंदर आए ना, सारे बच्चे पैनिक हो चुके थे, मुझसे ज़्यादा ही शायद, और जितने लड़के लोग थे ना वो मतलब दौड़ के उस पर टूट पड़े, वही गिर गया शीट लेके पूरा, और मतलब सब उससे छीनने लगे लिटरली सीट। पूरा एक जगह सारे बच्चे जमा हो गए, बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा वहाँ पे एंड टाइम वाज रनिंग और मैं इतनी पैनिक हो गई, मैं रोने लगी। पर मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं दौड़ गई, मैंने नीचे से 2 शीट उठाया, 2 शीट मैंने उठाया और मैं दौड़ गई अपनी चेयर की तरफ और मैं वहाँ पे बैठ गई। और सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, लाइक एक ट्रायंगल था JGH करके, वहाँ पे एक मिड पॉइंट था G। मुझे पता है समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ, इतना इजी क्वेश्चन वो था, ठीक है, और एकदम इजी क्वेश्चन था। मेरा हाथ उस वक्त पता है उस वक्त वहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब ट्रायंगल में बना रही थी, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था मेरे से। मैं इतना पैनिक कर गई थी उस वक्त। एंड फाइनली जब कोहराम फिर 10 मिनट 15 मिनट हुआ, मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाना शुरू कर रही थी, बट मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। एक क्वेश्चन था, एक बहुत ईजी क्वेश्चन था, लाइक sec थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/9। तो उसमें क्या करना था ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो बस लगाना था, sec बाई 10 बराबर 1 + 9 बाई 1 - 9 करना था और एक ट्रिपलेट बन जाता। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त इतना पैनिक कर गया था ना कि मुझे वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, मैं कैसे बनाऊँ उसको, समझ में ही नहीं आ रहा था। और उस वक्त पता है बहुत इजी क्वेश्चंस जो थे ना, क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे। लाइक अगर मैंने जितना तैयारी किया था ना उसका 10% क्वेश्चन आया था बस। मैंने हर जगह से क्वेश्चन बनाए थे, हर जगह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे 2024 का प्री हो, चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, मेंस का, मैंने हर जगह का क्वेश्चन सॉल्व किया था और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। और वहाँ का 10% आया था बस, उतना लेवल उसका नीचे था। 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स में थे जिसका लेवल अच्छा था, हाई था लेवल। बाकी और लेवल हाई का मैं बोल सकती हूँ कि इजी क्वेश्चन इजी था, बट बहुत ज़्यादा लेंथी था कि आप बना नहीं सकते। जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक क्वेश्चन था मेरे सेट में, 2 साल पहले एक अमाउंट था, वो 6% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, सॉरी पॉपुलेशन था वो 6% के रेट से इंक्रीज़ कर रहा था और इंक्रीज़ करके वो 2 साल के बाद 50,000 हो गया। सोचो कि कितना कैलकुलेशन उसमें था, x इंटू 100 6/100 इंटू 100 6/100 इज इक्वल्स टू 50,000। उसके बाद क्या पूछा था कि इसके बाद 3 साल और यही पॉपुलेशन आगे भी ग्रो करते रहा तो पहले वाले लास्ट वाले में डिफरेंस क्या होगा, और जो डिफरेंस होगा उसका शायद सम ऑफ डिजिट्स पूछा था ऐसे करके।
तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, उसमें कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाता बनाने में, उसका कैलकुलेशन इतना हार्ड था। तो मैंने उसको कैलकुलेशन के कारण उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ गई कि मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पहले सारी ईजी क्वेश्चंस बना लेती हूँ। तो उसमें मैथ्स में मैंने 25 अटैम्प्ट किए। लाइक एक सेक थीटा वाला क्वेश्चन छूट गया, एक वो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन छूट गया, और 2-3 भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, वो छूट गया। 1-2 तो सिली मिस्टेक के कारण मेरा छूट गया। जैसे ही सबमिट हुआ ना मेरा सेक्शन, मेरा आँख पूरा एकदम आंसू से भर चुका था कि मैंने वो क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया। एंड फिर रीजनिंग ठीक ठाक गई थी, स्टेटमेंट वाले बहुत हार्ड थे क्वेश्चन रीजनिंग में, बाकी सारे इजी थे। एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन हार्ड था, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हार्ड था, मतलब स्टेटमेंट वाला 3 क्वेश्चन था, तीनों हार्ड था, और एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन हार्ड था, एक फेयर सीरीज़ हार्ड था, बाकी सब इजी था रीजनिंग में। 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के अच्छे लेवल के थे। सो मैंने जैसे तैसे वो सारा बनाया था। स्टेटमेंट वाला मैंने सारा अटैम्प्ट कर लिया था। एक मैंने फिगर सीरीज़ छोड़ी थी, एक और नंबर सीरीज़ एक छोड़ी थी। बाकी मैंने 28 क्वेश्चंस रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए। और उसके बाद क्या हुआ ना कि जब सेक्शन 1 ख़त्म हुआ ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, उस वक्त सब झगड़ा करने लगे, फिर सब अपने एग्ज़ाम पे लग गए थे। फिर सेक्शन 2 जब स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे मतलब याद आया, मेरी मम्मी बोलती थी कि अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट खराब जाए ना, तो इसका मतलब उसमें सैड होकर तुम आगे का सब कुछ खराब मत कर लेना। सो मैं उस वक्त क्या थी ना कि नहीं, कम से कम मुझे ना इंग्लिश अच्छा करना है। मैंने बहुत वोकैब्स पढ़े, बहुत ग्रामर प्रैक्टिस करी है, बहुत मैंने लिटरली रानी मैम, अमन सर, सबका प्रैक्टिस बैच कर डाला इन 2 महीनों में। तो मुझे था कि मुझे इंग्लिश करना है ढंग से, तो मैंने इंग्लिश के ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर डाले। एंड मतलब इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा था, इजी था, मैं बोलूँगी इजी था, मतलब थोड़ा ट्रिकी लेवल था। क्लोज टेस्ट 2 आए थे हमारे पास, सब में शायद 3-3 4-4 फिल इन द ब्लैंक्स था। तो 7-8 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के थे और अच्छे लेवल के थे। मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है ना, बेसिक आपके पास दिमाग है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस थे तो आप बहुत आराम से बना लेते। बाकी उतना अच्छा नहीं था वो कैब, बहुत हार्ड नहीं था, रिपीटेड क्वेश्चंस थे, PYQs थे। तो वो सारे मैंने करके गए थे। 2 से 3 बार मैंने अपना ये बुक रिवाइज़ किया था, ब्लैक बुक। सो पता है वो मेरे से बहुत आराम से बन गए थे। क्लोज टेस्ट में मेरा एक गलत हो गया था शायद इंग्लिश में, वो कैब के कारण थोड़ा वो बहुत थोड़ा हार्ड था, तो मेरा वो एक गलत हो गया था इंग्लिश में। बाकी मुझे नहीं लगता मेरा इंग्लिश में कोई भी मार्क्स कटेगा। एंड जीके में आई अटेम्प्टेड 14 क्वेश्चंस, नहीं मैंने 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जीके में, और ऑलमोस्ट 1-2 में डाउट था, बाकी सारे सही थे। फिर आता है कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन वॉज क्वाइट टफ सबके लिए, बट मेरे लिए वो टफ नहीं था। मतलब मैं सोच के गई थी ना कि मुझे पैनिक नहीं होना है, मुझे बस 11 से 10 क्वेश्चन करने, अगर हार्ड हुए तो बस 10 क्वेश्चन करने, बट 100% एक्यूरेसी के साथ, और अगर इजी हुए तो मुझे 15 क्वेश्चंस करने हैं एक्यूरेसी के साथ। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि उसमें मार्क्स कम लाने हैं, और अगर आप निगेटिव मार्किंग के कारण अपने मार्क्स कम कर लेते हो तो वो बहुत बेवकूफ़ी हुई। तो ये स्ट्रैटेजी मैं बना के गई थी। तो आई अटेम्प्टेड 14 क्वेश्चंस इन कंप्यूटर। मेरे लिए दैट वाज नॉट हार्ड, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था, अरिहंत के बुक से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और यूट्यूब पे 1-2 टीचर है, मैं आपको बाद में बताऊंगी उनके बारे में डिटेल में। तो मैंने कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और 14 के 14 क्वेश्चंस शायद मेरे सही हैं। मैंने एक्यूरेसी 100% रखी थी अपनी, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। मेरा कंप्यूटर भी बहुत अच्छा गया, इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा गया, जीके एज ऑलवेज इरेलीवेंट था। 2020 के करंट अफेयर्स पूछे थे, कितने महान है वो लोग। मतलब मैं 2023 के पढ़ के गई थी, 2024 के पढ़ के गई थी यार, अब मैं 2020 के करंट अफेयर्स कैसे पढ़ के जाऊँ। एंड उसके बाद भी हमारा जब कंप्यूटर सेक्शन ओवर हो गया ना, तो बहुत सारे, उसके बाद पता है जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, असली प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ। हमारे रूम में पूरे डायरेक्टर वगैरह आ रहे थे, उस TCS आयोन के जो मालिक थे ना, वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो आ रहे थे। फिर सब हंगामा करने लगा, जितना भी हमारे यहाँ स्टूडेंट था ना, सब हंगामा करने लगा। हमारा टाइम चला गया, हमारा टाइम, मुझे लगा पता है मैं रो रही थी, बट जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब मैं सोच रही थी उसका क्या होगा यार, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत एजड बच्चे भी आए थे। मतलब आपको पता नहीं चलेगा स्टूडेंट कौन थे, स्टाफ कौन थे, ऐसे इतने एजड बच्चे। मुझे उनके लिए लग रहा था कि उनका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, उनका क्या होगा। इन्होंने 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए, 10-15 मिनट में, यू कांट इमेजिन। और तुमको पता है वो सेंटर अपनी गलती लेने के लिए तैयार नहीं था, और वो क्या कह रहे थे, 5-10 मिनट में क्या हो जाता है। अरे भाई तुम 0.1 मार्क्स के लिए हमें छांट के हटा रहे हो डायरेक्ट, और 5-10 मिनट में क्या हो जाता है। लिटरली लाइक वो कैसे बोल सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को ये बात, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था।
फिर इतना झगड़ा बढ़ गया ना, तो 9 बजे से हमारा एग्ज़ाम 11 बजे ख़त्म होना था, पर हम लोग 9 बजे बैठे, अपना स्टार्ट किया था एग्ज़ाम हमने 9 साढ़े 9 में, और हम लिटरली 5 बजे शाम में निकले थे वहाँ से बाहर। इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया था, सब स्टूडेंट्स, तो आधे स्टूडेंट्स रोड पे चले गए थे, हम लोग सब रूम में ही बैठे हुए थे, बाहर निकलने नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने एग्ज़िट नहीं किया था। आप जब एग्ज़ाम दे देते हो ना, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन आप आने वक्त करते हो ना, लाइव फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन लिया जाता है आपका एडमिट कार्ड देख के, वो आपको जाने वक्त भी करना होता है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया ना, तो आप उसको सबमिट करते हो, अपना थंब इम्प्रेशन देते हो, लाइव फ़ोटो देते हो कि आपने एग्ज़ाम को सबमिट किया। हमारा अटेंडेंस तो बन चुका था, पर हमारा एग्ज़ाम सबमिट नहीं हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और वहाँ पे यही शोर था कि कैंसिल किया जाए इस एग्ज़ाम को, कोई भी सबमिट नहीं करेगा एग्ज़ाम को, जो सेंटर कैंसिल करेगा, सेंटर जिम्मेदारी लेगा, एसएससी को नोटिस भेजेगा, ईमेल करेगा। बट सेंटर वॉज नॉट रेडी टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज। उनको लग रहा, क्योंकि वहाँ पे शायद एक एग्ज़ाम और कैंसिल हो चुका था पहले, और कहीं एसएसयू ने ब्लैकलिस्ट ना कर दे, इसलिए वो मान ही नहीं रहे थे अपनी गलती कि हमने शीट्स ला के नहीं रखे थे, हमने टाइम पे कामें नहीं करी। उनका स्टाफ बहुत कम था जितना होना चाहिए, इसी वजह से लेट हुआ था। आपको 9 बजे बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट करना था, आप 9:30 तक रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, इतना कम स्टाफ था। सो और बच्चे भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि मतलब मैं तो शांत थी, मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी, क्योंकि मैं रो रही थी बस वहाँ पे बैठ के कि मेरा सेक्शन 1 ख़राब गया। इसके बावजूद कि एसएससी ने इजी क्वेश्चन दिया था, जी मतलब किस्मत ख़राब थी उस दिन कि मैं वो सेंटर पे गई थी। मैं अगर नॉर्मल सेंटर पे गई थी, बिना पैनिक हुए मैं क्वेश्चन बनाती, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं फुल अटैम्प्ट करती, मैथ्स में फुल ही अटैम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूटता, बट 5 क्वेश्चन नहीं छूटता। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने मतलब काँप रहे थे हाथ, मैंने लास्ट में ना जब टाइम 10 सेकेंड 15 सेकेंड बचा था ना, तो मैंने मतलब उसमें जो मुझे लगा मैंने उसको क्लिक कर दिया था, तो वो मेरा बहुत चांस है कि वो मेरा गलत होगा। तो इस वजह से मैं रो रही थी कि मेरा सेक्शन 1 इन्होंने ख़राब करवा दिया, और मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैथ्स में जो 5 क्वेश्चन छूटे ना, उसको लास्ट में मैं सोचती, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस करके गई थी सेक्शन 1 का कि लास्ट में मैं 5 से 6 मिनट बचा लेती थी रिव्यू करने के लिए क्वेश्चंस को जो छूट गए, वो मैं नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा उस वक्त में एंजाइटी हो गई थी, मुझे बहुत सैड हो गई थी, मैं बहुत पैनिक हो गई थी, और मैं रो रही थी लिटरली। और सारे बच्चे, मेरे सेंटर से सारे बच्चे रोड पे बाहर खड़े हो गए, मीडिया वाले आ गए, पूरा यूट्यूब पे वीडियोस चला गया। आप सर्च करना, हमारा सेंटर पटना में शायद बेली रोड में था, ION जलालपुर करके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, वहाँ पे मीडिया आ गई थी, 2-4 मतलब लोकल मीडिया आ गई थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। और 5 बजे लिटरली लास्ट में आधे बच्चों ने, जो सेल्फिश बच्चे थे, जिन्होंने ना एग्ज़ाम बाद में स्टार्ट किया था, जिनका एग्ज़ाम बाद में, जिनको पता था 10-15 बच्चे, तो उन्होंने सबमिट कर दिया था अपना एग्ज़ाम कि वो हो चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लास्ट में करवा लिया। तब यूनिटी नहीं थी वहाँ पे, तो जब उन्होंने करवा लिया ना, तो लास्ट में कोई एक्शन नहीं ले रहा था सेंटर, तो हमें भी मजबूरन करवाना पड़ा। उन्होंने बोला कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने एब्सेंट करना शुरू कर दिया था, शायद 1-2 बच्चों का उन्होंने किया था जो सबसे आगे थे प्रोटेस्ट में, तो मजबूरन हमें करना पड़ा सबमिट। फिर मैंने सबमिट कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो सबका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, फिर बाद में भी लड़ सकते हैं, पर मैं अभी रिस्क नहीं लूँगी, तो मैंने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया, सबने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया। फिर लिटरली 5 बजे बाहर निकाला। फिर सिर्फ हमारे एग्ज़ाम ख़राब नहीं था, हमारे लैब का एग्ज़ाम ख़राब नहीं होता, हमारे नीचे वाले फ्लोर का भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ था, और ऊपर वाले का भी, तो वो सब और ज़्यादा देर तक अंदर थे। हम लोग 5 बजे निकले थे, वो लोग 6 बजे बाहर निकले थे। और फिर पता है, सब कुछ फिर से रीअरेंज करने में, टाइपिंग के लिए टाइपिंग करवाना था हमारा उसके बाद, तो 7 बजे हम टाइपिंग करने के लिए अंदर गए थे, 6:30-7 बजे के लगभग। और फिर वहाँ हम गए। आप टाइपिंग करने जब जाओगे ना, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अटेंडेंस फिर से बनाना पड़ेगा, वही थंब इम्प्रेशन, वही मैच करके आपको दिखाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से वही प्रोसीजर है। गेट से अंदर हमें बाहर निकाल दिया गया था, उसके बाद फिर से आपको अंदर आना है टाइपिंग के लिए, फिर से आपको अपना रूम नंबर दूसरा होता है, उसके बाद सीट नंबर भी दूसरा होता है, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है, सीट नंबर लेना है, फिर जाना अपने सीट पे। वहाँ पे क्या होता है कि आप अपना, सबसे स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ क्या होता है कि आप अपना लॉगिन करो जब टाइम स्टार्ट हो। इस बार सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हुआ, ठीक है। टाइम स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको 3 सेक्शन वहाँ दिया होता है, एक होता है डेमो, एक होता है एक्चुअल एग्ज़ाम, और एक होता है टेस्ट।
3 सेक्शन होता है वहाँ पे ऊपर में। सबसे पहले डेमो स्टार्ट होता है 10 मिनट का, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है आपका लॉगिन करने पे, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता आपने कितना की डिप्रेशन किया या फिर कुछ भी, आपको बस बता दिया जाता है वहाँ पे लास्ट में कि कितना की डिप्रेशन आपका हुआ था। स्पीड नहीं बताया जाता है, सिर्फ की डिप्रेशन लिखा जाता है लास्ट में, खत्म 10 मिनट खत्म होने के बाद। उसमें आप जैसे तैसे कर सकते हो, कितना भी गलती कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट सिर्फ आपके हाथ को बैठने के लिए, कि आपका हाथ रिदम में बैठ जाए, इसलिए वो 10 मिनट होता है। फिर जैसे डेमो खत्म होता है वैसे ही 5 मिनट का ब्रेक शुरू हो जाता है अपने आप। और जैसे वो 5 मिनट का ब्रेक खत्म होता है अपने आप आपका एक्चुअल सेक्शन आ जाएगा। 3 सेक्शन होता है ना, डेमो खत्म होकर एक्चुअल सेक्शन आ जाएगा ब्रेक के 5 मिनट के ब्रेक के बाद। फिर एक्चुअल सेक्शन मेरा स्टार्ट हुआ। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मेरा कीबोर्ड थोड़ा हार्ड था, तो मैंने मैम को बोला था कि मेरा कीबोर्ड चेंज हो सकता है क्या। तो फिर 1 ही मिनट बचा था मेरा ब्रेक का, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका यहीं से टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपका दूसरा सिस्टम कर देती हूँ एलोकेट। तो मैं दूसरे कीबोर्ड पे बैठ गई और जैसे मैंने लॉगिन किया मेरा एग्ज़ाम का 56 सेकंड्स जा चुका था, 14 मिनट्स 4 सेकंड्स ही बचे थे। तो पहले तो वो उन्होंने किया मेरे साथ। तो मैं उस वक्त पैनिक बिल्कुल नहीं हो रही थी, मुझे था कि मेरी टाइपिंग स्पीड 35, 36, 38 तक गई है, मैं आराम से कर लूँगी 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन, क्योंकि मुझे कीबोर्ड अच्छा मिला था इस बार। तो मैं पैनिक नहीं हुई, मैं आराम से टाइपिंग करना शुरू कर दिया मैंने बिना कुछ बोले। फिर वहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या था, आपको स्क्रॉल लॉक ऑन करवाना चाहिए था एग्ज़ाम में, ताकि बच्चे धीरे धीरे बटन दाब के धीरे धीरे वो ऊपर होते जाए। जब आप लिख लो एक पैरा तो नीचे वाला पैरा धीरे धीरे ऊपर। वो हो क्या रहा था वहाँ पे कि माउस से हमें वो स्क्रॉल करना था नीचे, तो जब हम खींच के एकदम हल्का सा भी खींच रहे थे ना उसको कि नीचे हो, मतलब वो इतना नीचे हो जा रहा था ना अपने आप कि आपको मिलेगा ही नहीं आप कहाँ लिख रहे थे। और ये मेरे साथ 2 बार हुआ, और बहुत स्टूडेंट्स के साथ तो हुआ कि उन्होंने नीचे किया ना फिर उनको मिला ही नहीं 2-3 मिनट तक कि वो कहाँ लिख रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना मिला ही नहीं। पर मैं क्या थी, मुझे पैनिक नहीं होना था, मैं अपना दिमाग बिल्कुल शांत करके बैठी थी कि फर्स्ट एग्ज़ाम ख़राब गया, मैं कोई एग्ज़ाम ख़राब नहीं होने दूंगी अब अपना। तो क्या हुआ ना कि मैंने टाइपिंग करना शुरू किया, एक बार मेरा खो गया तो शायद मेरा 1 से 1.5 मिनट उसमें चला गया था, मैं फिर भी पैनिक नहीं कर रही थी। मतलब मेरा हाथ शिवर कर रहा था, ये पूरा ऐसे कर रहा था, टाइप नहीं हो रहा था मेरे से, बट मैं फिर भी बिल्कुल भी मैं पैनिक नहीं कर रही थी। मेरा दिल पैनिक हो रहा था बट मेरा दिमाग पैनिक नहीं कर रहा था, एकदम शांत मैं रखी हुई थी। मुझे मिल गया पैराग्राफ, मैं फिर से जल्दी जल्दी टाइपिंग, मेरी स्पीड थी, मुझे मेरे स्पीड और प्रैक्टिस ने बचा लिया टाइपिंग में, वरना मैं ऐसे ही बाहर हो जाती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका इंग्लिश कैसा गया, आपका जीएस कैसा गया, आपका कंप्यूटर कैसा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं आराम से कर गई। फिर लास्ट में जब मेरा 56-57 सेकेंड्स बचा था ना 1 मिनट के लगभग, तो फिर से मेरा खो गया पैरा, क्योंकि नीचे बहुत देर तक नहीं मिला, लगभग 10-12 सेकेंड में फिर मुझे मिल गया। उस वक्त मैं पैनिक कर गई थी, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिल नहीं रहा, ज़ोर ज़ोर से मैं बोलने लगी थी। फिर अचानक मिला ना तो थोड़ा सा ही स्क्रॉल हो पाया, 3-4 लाइन दिखने लगा। फिर मुझे लगा 1 मिनट में मैं कितना ही टाइप कर लूँगी, मैं ज़्यादा उछलती नहीं हूँ कि पता चला। फिर से स्क्रॉल किया थोड़ा और नीचे करने के लिए, फिर खो गया। पहले मैंने सोचा वो 3-4 लाइन जो दिख रहा है मैं वो पहले टाइप कर लेती हूँ, तो उसको टाइप करने के बाद मेरा टाइम चला गया था। तो मैंने ना वो 3-4 लाइन जल्दी जल्दी टाइप कर लिया। मैंने अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था, उतने पैनिकनेस के बावजूद मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था कि मेरा एक्यूरेसी अच्छा है। तो आई डोंट थिंक कि मेरी गलती ज़्यादा हुई होगी, पर अब किस्मत ख़राब हुई तो एक होता है ना कि बीच में आपको पता नहीं चलता, आपका एक लाइन छूट गया होता है। आई डोंट नो अगर वो हुआ हो तो हुआ हो, बट लास्ट में आपको सिर्फ आपका की डिप्रेशन, जैसे ही 15 मिनट ख़त्म होता है आपको अपना उसका की डिप्रेशन दिखेगा कि आपने कितने की डिप्रेशंस किए हैं। तो वहाँ पे मुझे दिखा ना कि लाइक मैंने 2146 की डिप्रेशन किया, और मेरा उसके बाद दिमाग शांत हो गया। थैंक गॉड मैंने इतना कम से कम कर लिया। पर मेरे बगल वाली लड़की ने क्या किया था ना कि उसका मिल ही नहीं रहा था कि स्क्रॉल करके कि उसने वो कहाँ लिख रही थी, और उसका 3-4 मिनट तक नहीं मिला, और वो बहुत पैनिक कर गई और उसने जहाँ तहाँ से लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसकी वो सबसे बड़ी गलती थी, उसने शायद पता नहीं कितने लाइन छोड़े होंगे बीच में, उसने कहीं और से लिखना शुरू कर दिया। उसका तो एरर ही 15-20% चला गया होगा, मतलब वो ऐसे ही हट गई थी और वो बहुत रोने लगी। पर पता है मुझे उस वक्त लगा ना कि अगर लास्ट टाइम पे वो नहीं मिलता तो मेरा 2000 क्रॉस नहीं करता। अगर आपका की डिप्रेशन 1999 भी है तो आप आउट हो एग्ज़ाम से। 2000 आपका होना चाहिए, और मेरा 2146 था। मैं बहुत उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई थी। मेरा बस पता है इतना मैं उस वक्त स्ट्रेस थी कि मेरा सेक्शन 1 ख़राब चला गया। अगर वो अच्छा जाता ना मेरा 315 330 मार्क्स आराम से आ जाता। पर छोड़िए,
उसका मैं कर भी कुछ नहीं सकती थी। एग्ज़ाम भी कैंसिल नहीं हुआ, लेट हो गया। मैं लिटरली घर अपने पहुंची थी 11:30 बजे रात में। वहाँ से मैं 8 बजे निकली थी और रात में 11:30 बजे मैं अपने घर पहुंची थी। मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ। मतलब मैं 16 जनवरी को 3-4 घंटे सोई थी, उसके बाद मैं सोई ही नहीं कल रात तक। उसके बाद भी उतना पैनिकनेस। सुबह कुछ खा के हम नहीं गए थे। मैंने बस एक एक बिस्किट खाया था, एक पैकेट बिस्किट खाया था छोटा, और क्या पानी पी के मैं ORS लेके गई थी अंदर। पता है उस वक्त पानी नहीं था, मैं किसी और से पानी पी नहीं सकती थी, किसी और के बोतल से, क्योंकि सबका अपना अपना होता है और मुझे भी पसंद नहीं कि मैं किसी को दूं या फिर कोई मुझे दे। मजबूरी हो तो वो अलग बात है, उसमें शेयर करना चाहिए। पर वहाँ पे शायद बहुत सारे बच्चों ने ORS का ही बॉटल लाया था, फिर जूस का ही बॉटल लाया था। पानी बहुत कम बच्चों ने लाया, कितने तो लाए ही नहीं थे कुछ। वहाँ पे बॉटल का अरेंजमेंट नहीं था, सिर्फ वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा गैलन रखा हुआ था सेंटर में, रूम में। बॉटल का अरेंजमेंट नहीं था, किस चीज़ से पीना है, मतलब कुछ भी मैनेजमेंट वहाँ पे अच्छा नहीं था। भूखे प्यासे हम लोग 5 बजे तक अंदर सेंटर में थे। इतना ज़्यादा कल वो डिस्टर्ब हो गया ना मेरा दिमाग। जैसे ही मैं आई, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा गया। मैं क्या बोलती, इतना अच्छा एग्ज़ाम था, इतना अच्छा पेपर था और मेरा किस्मत ख़राब था। बट आई डोंट नो कितना होगा। टोटल आई हैव अटेम्प्टेड 111 क्वेश्चंस और उसमें से रीजनिंग में गलत होगा ही, इंग्लिश में एक गलत है। आई डोंट थिंक कि मैथ्स में भी सारा ही सही हो सकता है कि एक आध गलत हो जाए। आई डोंट नो कितनी गलतियाँ होंगी अब, और सब कुछ अब मेरे एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि कितनी मेरी एक्यूरेसी आती है, और आई डोंट नो क्या होगा। बट बहुत बुरा गया। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मैंने आपको जितनी जानकारी दी है ना, कि एग्ज़ाम टाइम आपके हाथ में होता है, ठीक है। आप जब चाहोगे, आप जब ओके दबाओगे तब आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। ये चीज़ हमें नहीं बताया गया था, किसी ने नहीं बताया था। मैंने आपको पूरा मेंस का प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से मेंस लिया जाता है। और मैंने आपको टाइपिंग का लास्ट वाला जो टेस्ट सेक्शन होता है उसका नहीं बताया ना। उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ब्लैंक आपको दिया जाता है, उसमें लिखना होता है आपको टाइप योर मदर्स नेम। आपको सिर्फ अपने मम्मी का नाम लिख के उसको सेव करना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है आपको उसमें, ठीक है। तो हमारा पूरा ख़त्म हो गया ऐसे ही करके। लोग बहुत सारा फोर्स आ गया था वहाँ पे, इतना झगड़ा हुआ था। और फिर मैं अपने घर आ गई और फिर मैं आराम से आके सोई हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं सोई। किसी को टेंशन नहीं थी। मेरी मम्मी ने बोला काम रहो, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। फिर एग्ज़ाम है तुम्हारा 3-4 महीने में, फिर SSC सीजल का एग्ज़ाम लेगी। पर मुझे तो पता है बाद में आके पता चला कि सिर्फ मेरे सेंटर पे ये चीज़ नहीं हुआ था, बहुत सारे सेंटर्स पे ये चीज़ हुआ था। और ये स्क्रॉल वाला प्रॉब्लम ना, शायद हर 3 में से 1 सेंटर पे था ये प्रॉब्लम, स्क्रॉल वाला। या तो सारे सेंटर पे ये प्रॉब्लम था, सारे सेंटर पे, कि स्क्रॉल उनका नहीं हो रहा था। और ये पता नहीं क्यों, उनको पता है क्या करना चाहिए था, कीबोर्ड का स्क्रॉल लॉक ऑन करना चाहिए था, ताकि वो बटन से धीरे धीरे नीचे हो सके। इसके कारण जितने और भी बच्चों का जिनका एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा ना, उनका ख़राब हो गया इस चक्कर में। पता नहीं अब 20th को क्या होगा, पर जिनका भी 20th को एग्ज़ाम है, याद रखना टाइमिंग तुम्हारे हाथ में है। तुम जब चाहोगे तभी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो पैनिक मत करना, चाहे कुछ भी हो, शीट लेट हो, वो हो, कुछ भी हो। जब तुम्हें शीट मिलेगी, जब तुम शांत होगे, तब तुम स्टार्ट करना एग्ज़ाम अपना, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आई नो कि उस वक्त भी पैनिक का सिचुएशन आएगा ही, क्यों, और ये होना ही है, 20th को भी ये होना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा और शीट लेट बटेगी। और एग्ज़ाम वहाँ से SSC स्टार्ट कर देगा, सिलेक्शन कमीशन वहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगा। ओके का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बट आपको क्लिक करना नहीं है उस वक्त, क्लिक आपको बाद में करना है। सो अच्छे से जाना, अच्छे से पढ़ लेना जिनका एग्ज़ाम है, और बिल्कुल पैनिक मत करना। और ऑल द बेस्ट। और ये रहा मेरा एग्ज़ाम रिव्यू, यही था, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब वेट करते हैं आंसर की कब आता है, 20th का एग्ज़ाम कैसा जाता है। ओवरऑल लेवल वॉज मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, एक दो क्वेश्चंस हाई लेवल के थे। बाकी एग्ज़ाम ओवरऑल मॉडरेट एग्ज़ाम था, ज़्यादा भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा भी इजी नहीं था। जो बच्चे पढ़ चुके थे उनके लिए इजी एग्ज़ाम था। सो ऑल द बेस्ट, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा अपना ये कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है 2025 CGL का, और उसका मैं आपको पूरा 4 महीने का स्ट्रैटेजी बनाऊंगी।
आपको प्री की तैयारी नहीं करनी है, याद रखना आपको मेंस की तैयारी करनी है। जिस बच्चे ने प्री की तैयारी की ना 3-4 महीने, उसका चांस बहुत कम है कि उसका सिलेक्शन होगा 2025 में। पर जिसने मेंस की तैयारी शुरू की ना, उसका सिलेक्शन गारंटीड है। मेंस की तैयारी करो, प्री की तैयारी मत करना, याद रखना। ये मैं एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ और अपनी गलतियों से भी बोल रही हूँ। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे जैसा मतलब इस बार जैसा लक नहीं होगा कि 4 महीने आपको टाइम मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हमेशा 2 ही महीने टाइम मिलता है मेंस के लिए, तो हमेशा नहीं होगा कि आपके पास 4 महीने समय होंगे। हमारे पास ये एडवांटेज था, बट जब तक रिजल्ट नहीं आया था ऑनेस्टली मैंने ढंग से तैयारी शुरू नहीं की थी। रिजल्ट आने के बाद मैं हर जगह मैंने यूट्यूब से कट ऑफ कर लिया, टेलीग्राम से कट ऑफ कर लिया था। लाइक जब काम था तभी मैं जाती थी ऑनलाइन कहीं पे भी। तो लास्ट के 1 महीने मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी अपनी, बहुत अच्छे से मेरी तैयारी हो चुकी थी। सो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगी कि आपको 3-4 महीने करने क्या है। और मेंस की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि मेंस के सामने प्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली ना, तो प्री को आप 160 मार्क्स से उड़ा दोगे। अगर मेंस की तैयारी आपकी अच्छी रही 300 प्लस की तब तो, और 2 महीने में 300 प्लस नहीं जाता है, याद रखना। आपको कम से कम 3-4 महीने उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे अपनी प्रिपरेशन। आज भर मुझे रेस्ट करना है, कल से मैं अपना प्रॉपर शेड्यूल रेडी करूँगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा गया तो ठीक है, वरना मेरा रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो बढ़िया बात है, नहीं निकली तो 2025 की तैयारी हो जाएगी, निकल गई तो एनटीपीसी की तैयारी हो जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस बार मेरा 300 प्लस भी गया ना, तो 310 315 से कम ही होगा मुझे जैसा लगता है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे बहुत अच्छा पोस्ट मिल पाएगा, और जो मेरा ड्रीम पोस्ट है वो मुझे मिल पाएगा, तो उसमें मुझे एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सो मिलकर तैयारी करेंगे, पर मेंस की, प्री की नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, और अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल पैनिक मत करना। जिनका 20th को एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट।